नमस्ते दोस्तों। तो आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर नंबर 3 अटेंड किए होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया था, सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, सेमिनल प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था, सीमेन क्या होता जान लिए थे, शुक्राणु जनन का पथ देख लिए थे। देन हम लोग ने देखा था पुरुष नसबंदी क्या होता है। आइए हम 23 रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, जिसको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। हम आपको बताए थे कि शुक्रजनक नलिका में ही क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। अगर ऑप्शन में टेस्टिस आएगा तब टेस्टिस में टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा टेस्टिस भी और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी, यानी शुक्रजनक नलिका भी, तो आपको शुक्रजनक नलिका में टिक करना है। हमने आपको बताया था कि शुक्रजनक नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, नरजन्म कोशिका, सट्टुली कोशिका। नरजन्म कोशिका का क्या काम होता है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करेगा, और सट्टुली कोशिका क्या करेगा, नरजन्म कोशिका को पोषण प्रदान करेगा। देन हमने देखा था कि जो शुक्राणुजनक नलिका के बाहर खाली स्थान होता है उसको हम अंतराली अवकाश कहते हैं, जिसमें कुछ रुधिर वाहिकाएँ होती है और लीडिंग सेल होती है। लीडिंग सेल का क्या काम होता है, लीडिंग सेल का काम क्या होता है, नर जनन हार्मोन संश्लेषित करना, जिसको हम एंड्रोजन बोले थे, पढ़े थे। देन हम लोग शुक्राणु पथ देखे थे, पाथवे ऑफ स्पर्म कहाँ बनता है, कैसे निकलता है। हमने देखा था पुरुष नसबंदी क्या होता है। याद रखिएगा, पुरुष नसबंदी में हम लोग भास डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म का जो पाथवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है। आप में एंड्रोजन भी बनेगा, आप में स्पर्म भी बनेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो शुक्रवाहिका होता है उस पथ को हम काट के बांध देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पाता है। देन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और आप पिताजी नहीं बन सकते हैं। आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं बाहरी जननेंद्र के बारे में। आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका काम क्या होगा, आप लेक्चर अटेंड करके नोट्स बनाइएगा, आप एनसीईआरटी जाके पढ़िएगा, और जितने भी पीवाईक्यू है, या नीट का हो या बोर्ड का, आप जाके सॉल्व करिएगा, आपसे आसानी से बन पाएगा। तो आइए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं बाहरी जननेंद्र के बारे में। आज हम क्लास 10 का रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, तो हमने आप लोग को बताया, उसमें बताया था कि एक्चुअली मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और जैसे ही हमारे पास टाइम होता है कॉलेज का पढ़ाई करने के बाद, हमारे पास 2 से 3 घंटा टाइम बच जाता है। तो हम सोचे कि चलिए कुछ किया जाए, अपने छोटे भाई बहन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ अच्छा हो जाए। तो जैसे जैसे हमारे पास और टाइम होगा कोशिश करेंगे हम क्लास 11 का भी कवर करने का। तो आइए हम आज पढ़ते हैं बाहरी जननेंद्र के बारे में। आइए देखिए क्या लिखे हैं, सीसन, जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिस, पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय अंग है। यह विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है जो सीसन के इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है वीर्य सेचन को सुगम बनाने के लिए। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, हम बाहरी जननेंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पेनिस जो होता है, जिसको हम हिंदी में सीसन बोलते हैं, वो पुरुष का बाहरी जननेंद्र है। बाहरी जननेंद्र क्या होता है, ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के इरेक्शन में मदद करता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करता है कोई भी मेल एंड फीमेल, तो वीर्य सेचन को, यानी कि वीर्य के स्थानांतरण को मादा जनन पथ में ट्रांसफ़र करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए आसानी से हो पाए, उसके लिए क्या होता है, उसमें इरेक्शन की आवश्यकता होती है। इरेक्शन मतलब क्या होता है जी, स्नेहन जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रदान करता है, जो क्या करेगा, वीर्य सेचन को सुगम बनाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या लिखिए, सीसम का जो अंतिम वर्धित भाग है जिसको हम सीसन मुंड कहते हैं, यहाँ हम फिगर बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये नजर आ रहा है सीसन मुंड, जिसको हम सीसन मुंड कहते हैं, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे आइए अब हम देखते हैं मानव जनन तंत्र का संरचना। हम पढ़ना क्या शुरू किए, बाहरी जननेंद्र के बारे में। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हम देख लिया कि सीसन क्या है, पुरुष का बाहरी जननेंद्र है। ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है, जो कि क्या करता है, इरेक्शन में मदद करता है। इरेक्शन क्यों आवश्यक है, वीर्य सेचन के लिए, यानी कि वीर्य आसानी से मादा जनन पथ में स्थानांतरित हो सके। अब भाई हम देखते हैं इसका फिगर के बारे में, मानव जनन तंत्र का संरचना। इस फिगर में आपको सारा कुछ बता देंगे। पिछले क्लास में हम लोग सहायक ग्रंथि के बारे में पढ़े थे, आपको हम बताए थे 3 तरह का होता है, सेमिनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, कोपर्स ग्लैंड होता है। सेमिनल वेसिकल्स संख्या में 2 होगा, कोपर्स ग्लैंड संख्या में 2 होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होगा। उसका लोकेशन बताए थे, आइए यहाँ देख लेते हैं। ये आपको फिगर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें क्या होगा जी, यूरिन स्टोर होता है। देन इसके जस्ट नीचे देखिए क्या लिखे हैं, पुरस्थ ग्रंथि। आपको हम बताए थे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, मूत्राशय के जस्ट नीचे होता है। देन आपको क्या नजर आ रहा है, ये शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या होता है, मूत्राशय के पीछे होता है। उसके बाद बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या होता है, मूत्रमार्ग, ये नजर आ रहा है, मूत्रमार्ग इसके बगल में होता है। तो याद रखिएगा पुरस्थ ग्रंथि के बारे में, शुक्राशय के बारे में, बल्बोरेथ्रल के बारे में। इस सब का काम क्या बताए थे कि इस तीनों से जो स्राव निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के आयन होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म को गति प्रदान करते हैं। उसको देखिए नजर आ रहा है, इसको हम अधिवेशन कह लेते हैं, ये हो गया आपका विरसन।
ये जो सीसन का सबसे अंतिम वाला भाग है जो यहाँ लिखे थे सीसन मूल, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस के लेते हैं। ये होगा यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ये क्या वास्ट डिफरेंस, ये यूरिनरी ब्लैडर। आपको हम कल बताए थे पुरुष नसबंदी में कि इसी वास्ट डिफरेंस को काट के हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। देखिए आप यहाँ नजर आएगा, इसको हम काट के बांध दिए। टेस्टिस है, शुक्राणु भी बनेगा, हार्मोन भी बनेगा, आपका सिस्टम भी टनाटन रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। सिर्फ क्या होगा, पिताजी नहीं बन पाइएगा। क्यों? क्योंकि हम देखिए शुक्रवाक नलिका को ही काट के बांध देंगे। अब इससे आगे शुक्राणु जाएगा ही नहीं। जब इससे आगे शुक्राणु नहीं जाएगा तो देखिए इधर से निकलेगा, नजर आ रहा है ये सिस्टम, इससे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आप पिता नहीं बन पाइएगा। तो शुक्रवाक को हम काट के बांध देते, याद रखिएगा। लेकिन ये भी आपको याद रखना कि जब हम किसी का पुरुष नसबंदी कर देते हैं तो उसमें ना ही हार्मोन बनना बंद होगा, ना ही शुक्राणु बनना बंद होगा, सब कुछ बनता ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हम उस रास्ता को ब्लॉक कर देते हैं जिस रास्ता से आगे शुक्राणु जाएगा। जब यहाँ आप काट के बांध दीजिएगा, आगे शुक्राणु नहीं जाएगा। मूत्र मार्ग ये जो नज़र आ रहा है जिससे हम शुक्राणु निकलता है, यहाँ नहीं निकलेगा और आप पिता नहीं बन पाइएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे शुक्राणु जनन के बारे में। शुक्राणु जनन क्या होता है, उसका क्या स्टेप्स है, हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है और शुक्राणु का संरचना पढ़ेंगे। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। देन हम लोग तुरंत से 5 मिनट में रिविजन करेंगे। देन हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आइए लिख लीजिए इसे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग शुक्राणु जनन के बारे में। आपको हम पिछले क्लास में जब पढ़ा रहे थे आपको बताए थे, जहाँ भी टर्म जेनेसिस लगा होगा समझिएगा कि कुछ बन रहा है। और पीछे क्या लिखा है जी, स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के किसको कहेंगे, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन किशोरावस्था में बनना शुरू होता है। लगभग 10 से 16 साल के बीच आपका शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे शुक्राणु जनन का चरण। हम देखेंगे कि कैसे शुक्राणु बनता है। देखिए शुक्राणु जनन का 3 चरण होता है। पहला क्या लिखे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के सेल में कुछ इंक्रीज होगा, सिंथेसिस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा क्या लिखें, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, जो स्पर्मेटोगेनिया सेल है उससे क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड बन जाएगा। स्पर्मिएशन क्या होता है, जो फाइनली शुक्राणु बन गया उस शुक्रजनक नलिका से बाहर निकल जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। आइए इसको हम फिगर से समझ लेते हैं, आपको समझाते हैं। तो आइए हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझते हैं, किस तरह से स्पर्म बनता है। हमने भी जाना स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसका क्या क्या स्टेप है। देखिए हम आपको बताए थे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनक नलिका में 2 तरह का कोशिका होता है, नर जर्म सेल और एक क्या होता है, सर्टोली सेल। नर जर्म सेल क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु बनाएगा। आपको यहाँ समझ आएगा हम क्या बोल रहे थे, अर्धसूत्री विभाजन। आइए देखिएगा, ये आपका शुक्राणु जनन कोशिका जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए शुक्राणु अगुणित है कि द्विगुणित, आप कहिएगा अगुणित है, ठीक। अंडाणु क्या, अगुणित है। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए शुक्राणुजन कोशिका क्या, स्पर्मेटोगोनिया सेल, तो क्या होता है, द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। अब देखिए ये शुक्राणुजन कोशिका, इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, 44 प्लस XY। आप जानते हैं कि मेल में X और Y दोनों पाया जाता है, जबकि फीमेल सिर्फ और सिर्फ XX पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, जो मेल होता है वही डिटरमाइन करेगा कि जो बेबी होगा मेल होगा कि फीमेल होगा। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल, इसमें सबसे पहले क्या होगा, समसूत्री विभाजन। आइए जान लेते हैं थोड़ा समसूत्री और सूत्री विभाजन के बारे में। डिटेल में नहीं जानेंगे बट आपको समझाने के लिए देखिए, जैसे मान चलिए ये मार्कर है, अगर इस मार्कर में समसूत्री विभाजन होगा तो इसके कुछ में भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसको सेल मान लेते, इसका जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, जो भी है सब कुछ एकदम 2 कॉपी हो जाएगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है तो जस्ट इसके जैसा एक और बन जाएगा। देख रहे हैं शुक्राणुजन कोशिका, इसमें माइटोसिस हो रहा है, बन रहा है दूगो बन रहा है, यानी कि ये दोनों जो बना है इसमें कुछ भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट चेंज नहीं होगा, जैसा इसमें रहेगा उसी तरह से इसमें भी होगा। देन इसमें पहले हम आपको 3 स्टेप बताए थे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहे का मतलब होता है कि ये जो शुक्राणुजन कोशिका है इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या होगा, वृद्धि होगा। फिर से सुनिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं शुक्राणुजनन की प्रक्रिया, स्टेप पढ़ रहे हैं। ये शुक्राणुजन कोशिका है, शुक्राणुजन कोशिका में होगा सबसे पहले समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होने के बाद ये बन गया, अपना नंबर बढ़ा लिया। अब क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस सेल में होगा, ढेर सारा में सभी में होगा, हम एक को लेकर समझ रहे हैं। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मतलब इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि होने के बाद ये बन जाएगा क्या, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया सेल बन गया। देन इसमें अब होगा शुरू क्या, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्राइमरी मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्या होता है, जैसे इसमें
मान चलिए मियोसिस डिवीजन हो रहा है, तो जस्ट इसका क्या होगा, हाफ हाफ बन जाएगा, ये 2 टुकड़ा में टूट जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, मियोसिस डिवीजन। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में चेंज हो जाएगा, जबकि माइटोसिस में हम देख रहे हैं समसूत्री विभाजन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसा ये है इसके जैसा और बन जाएगा। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होगा, ये आधा आधा हो जाएगा। तो जब इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये डिवाइड करके क्या बन जाएगा, सेकेंडरी शुक्राणु कोशिका, यानी कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। याद रखिएगा जो शुक्राणुजन कोशिका है वो 2 गुणित है, उसके बाद जो आपका द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनता है ये क्या हो जाता है, अगुणित। देख रहे हैं ये 22 + X, यानी कि इसमें 23 क्रोमोसोम X में। आपको हम आगे जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे। क्या बन गया, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में सबसे पहले हो जाएगा द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बन जाएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, देन द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, शुक्राणु परशु बन जाएगा। शुक्राणु परशु सब क्या हो जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन किशोरावस्था में शुरू हो जाता है, 10 से 16 साल के बीच आप में बनना शुरू हो जाएगा। अब हम समझ रहे हैं कि इसका क्या क्या स्टेप होता है। तो शुक्राणु जनन का 3 स्टेप होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये जो शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं इसमें समसूत्री विभाजन के बाद स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गए, यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि हो गया, उसके बाद होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बन जाएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में फिर से द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा और बन जाएगा क्या, शुक्राणु परशु। शुक्राणु परशु से क्या बन जाएगा, शुक्राणु, ढेर सारा शुक्राणु बन जाएगा। अब देखिए हम लिख दिए हैं, पहला आप समझ गए स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होता है। तो लिखिएगा कि शुक्राणुजन कोशिका के जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें वृद्धि होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दूसरा क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस देखिए क्या लिखे हैं, ये जो शुक्राणु परशु है ना, इस शुक्राणु परशु कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह लेते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु को हम स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, या इसको हम स्पर्मेटो जो भी कह लेते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, इस शुक्राणु परशु कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कह लेते हैं। देन लास्ट स्टेप आता अपना क्या, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, सिंपली जो आपका शुक्राणु बन गया है ये शुक्रजनक नलिका से बाहर निकल जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। फिर से सुन लीजिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु का बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ये रह गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप। तो समझ गए क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुजन कोशिका है, इससे बन जाएगा क्या, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, बन जाएगा शुक्राणु परशु। शुक्राणु परशु से फाइनली क्या होगा, शुक्राणु बनेगा। ढेर सारा शुक्राणु बनेगा। आगे आपको हम पढ़ाएंगे, जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाएंगे वहाँ हम आपको बताएंगे कि ये XY 22 + XY इस सब का क्या रोल होता है। तो लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो आपके अंदर शुक्राणु बन रहा है उसमें हार्मोन का क्या रोल है। सब कुछ तो हार्मोन की वजह से हो रहा है। आपको हम जैसे कि बता चुके हैं कि कौन सा हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन, जो लीडिंग सेल से निकलता है, हार्मोन की वजह से ही तो सारा होता है। जैसे जैसे आप प्यूबर्टी गेन करते हैं, यानी कि किशोरावस्था में आते हैं, अब में दाढ़ी मोछ आना शुरू हो जाता है, अब में शुक्राणु बनना स्टार्ट कर जाता है। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन कंट्रोल के बारे में। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म जो बन रहा है उसमें हार्मोन का क्या रोल है, किस तरह से रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनेंगे, शुक्राणु पढ़ लेंगे, देखेंगे कि एक बार जब स्पर्म निकलता है तो कितना निकलता है, उसमें से कितना मैच्योर होना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ऐसा नहीं है कि एक बार में जितना ही शुक्राणु निकलता है सब फर्टिलाइज करता है। सिर्फ और सिर्फ एक शुक्राणु क्या करता है जी, ओवम को फर्टिलाइज करता है। वी ऑल आर, जो हम सभी बने हैं कंपटीशन से ही निकले हैं। एक अंडाणु को निषेचित करने के लिए करोड़ों शुक्राणु आता है, लेकिन उसमें से निषेचित कितना कर सकता है, सिर्फ एक। तो हमको कंपटीशन से घबराना ही नहीं है, हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, खुद पढ़ना। तो अगले क्लास में हम लोग हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लेंगे, शुक्राणु का स्ट्रक्चर देख लेंगे। देन हम लोग कुछ PYQ देख लेंगे, नीट में आया, बोर्ड में आया क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन देख लेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका काम क्या होगा कि आप लेक्चर अटेंड करिए, आप नोट्स बनाइए, आप NCERT जाके पढ़िए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करने के बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अंडाशय क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, मासिक चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होता है, 9 महीना में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बच्चा डेवलप होता है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, लेक्चर अटेंड करते रहिएगा। अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो गया क्लास 12 का तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो ठीक, फिर भी आप लगे रहिएगा। हम आप लोग के लिए
स्पेशल समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जैसे आपको हम शुरू में बता चुके हैं कि हम एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे पास 2 से 3 घंटा समय रहता है, तो हम सोचे इधर उधर ना करके आप लोगों के लिए कुछ वीडियो ही बनाया जाए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।